हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक है हमारे पास में भारतीय कृषि की समस्याएं, जो कि लेसन नंबर 5 से संबंधित है और ये लेसन नंबर 5 का आखिरी बिंदु है। ठीक है, यहीं पर अपना लेसन आज ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक डालेंगे अपन भारतीय कृषि की समस्याएं। हमारे भारत के अंदर जो कृषि पैदा होती है उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, एक एक समस्याओं का मैं अध्ययन करके बताऊंगा। कुल टॉपिक जो है समस्याओं के वो 8 है, अपनी बुक में आप देख लीजिए। 8 बिंदुओं का वर्णन मैं बहुत तरीके से पॉइंट टू पॉइंट समझाने वाला हूं। ठीक है, चलिए, भारतीय कृषि की सबसे पहली समस्या जो है वो है अनियमित मानसून। ठीक है, अनियमित मानसून पर निर्भरता। मतलब ये देखिए, हमारी जो कृषि है, भारत की जो कृषि है वो मानसून पर आधारित है और जो हमारा प्रमुख मानसून जो है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, जैसा कि आप जानते हैं। अब जैसे कि हमको ये भी पता है कि हमारी कृषि मानसून पर आधारित है। अगर मानसून थोड़ा सा भी लेट हो जाता है या फिर मानसून असमानता पैदा हो जाती है या मानसून नहीं आता है तो होता क्या असर, कृषि पर इसका बुरा असर पड़ता है। हमारी जो कृषि है, फसल है, वो सूख जाती है और पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो अनियमित मानसून पर निर्भरता कृषि के लिए सबसे नुकसानदायक माना जाता है। भारत में जो कृषि क्षेत्र का केवल 1/3 भाग जो है वो सिंचित है और शेष भाग जो है वो किस पर आधारित है, वर्षा पर आधारित है। ठीक है, तो इसको पहली लाइन हम डालेंगे, इसके अंदर क्या डालेंगे, इसमें आपको लिखना है कि भारत में कृषि भूमि का 1/3 भाग सिंचित है। ठीक है, तथा शेष भाग किस पर आधारित है, वर्षा निर्भर है। ठीक है, अब जो भूमि सिंचित है वहां पर तो सिंचाई के माध्यम से, ठीक है, सिंचाई के माध्यम से वहां तो फसल पैदा हो जाती है, लेकिन जो शेष बच गया, वो शेष भाग जो है वो ज्यादा बड़ा है तो वो वर्षा निर्भर है। और हमारे पास अनियमित मानसून है, आ जाए तो ठीक है, फसल पैदा हो जाएगी, और अगर नहीं हुआ तो फसल बर्बाद हो जाएगी। तो ये जो शेष भाग है वो अनियमित मानसून की वजह से प्रभावित है। ठीक है, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अनियमितता से सिंचाई व्यवस्था भी क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, इसको भी हम डालेंगे इसके अंदर। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अनियमितता से सिंचाई व्यवस्था क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, अगर दक्षिणी पश्चिमी मानसून उसमें अनियमितता है, मतलब अगर रुक रुक के आ रहा है या फिर आ ही नहीं रहा, तो भैया हमारी सिंचाई व्यवस्था है वो प्रभावित होगी। क्यों? क्योंकि जितनी भी नहरें चलती है, नदियां चलती है, वो तो मानसून पर ही आधारित है। ठीक है, राजस्थान व कई क्षेत्रों में वर्षा की कमी और अधिकता की वजह से उत्पादन में उतार चढ़ाव चलता रहता है, किसमें, फसल के अंदर। ठीक है, इसको भी मेंशन करेंगे। राजस्थान में वर्षा की अनियमितता से उत्पादन में या उत्पादन के स्तर में उतार और चढ़ाव चलता रहता है। ठीक है, ये भी भारी समस्या अनियमितता की वजह से है, वर्षा की। ठीक है, इसके अलावा वर्षा की कमी सूखे जैसी स्थिति भी पैदा करता है। ठीक है, इसको भी मान डालेंगे, वर्षा की कमी सूखे की स्थिति पैदा करता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, देखिए,
2006 और मैं 17 की बात करूं तो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के अंदर शुष्क जो क्षेत्र थे उसमें बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से हमारी जो कृषि थी वो बर्बाद हो गई थी। ठीक है, कब? 2006 व 2017 में वर्षा की अधिकता हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं बाढ़ जैसी स्थिति ने, ठीक है, बाढ़ जैसी स्थिति ने 6 और 17 के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति ने कृषि को बर्बाद कर दिया। और वो प्रभाव कहां पे था? महाराष्ट्र के अंदर था, गुजरात में था, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात और इसके अलावा राजस्थान में। ठीक है, और राजस्थान के अंदर भी, मतलब इन क्षेत्रों के कौन से भाग? शुष्क क्षेत्रों के अंदर, ठीक है, जहां पे सूखा था उन क्षेत्रों के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई और वहां पर फसल की स्थिति जो थी वो बिल्कुल बर्बाद हो गई। सूखा व बाढ़ जो है भारतीय कृषि के लिए एक संकट जैसी स्थिति भी पैदा करता है। इसको भी मैं मेंशन कर देता हूं, ठीक है, सूखा व बाढ़, ठीक है, भारतीय कृषि के लिए क्या पैदा करता है? संकट पैदा करता है। यह अपना पहला बिंदु कंप्लीट होता है। यह है अनियमित मानसून के ऊपर निर्भरता की वजह से, और मानसून अगर तीव्र है, बाढ़ जैसी स्थिति है, तो कृषि को किस तरीके से नुकसान उठाना पड़ता है, वो बिंदु अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब दूसरे बिंदु की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट डालेंगे, निम्न उत्पादकता। ठीक है, अब निम्न उत्पादकता से मतलब क्या, सुनिए। देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत के अंदर उत्पादन बहुत ही कम है। ठीक है, यह अपनी निम्न उत्पादकता को दर्शाता है। क्या लिखेंगे? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, मतलब विदेशी स्तर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और देशों से अगर हम तुलना करें तो हमारे पास में उत्पादन स्तर क्या है? कम है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर से तुलना करें तो भारत का उत्पादन कम है। ठीक है, चलिए और देखिए भारत में अधिकतर फसल कौन सी होती है? चावल, गेहूं, कपास और तिलहन। प्रति हेक्टर उत्पादन अमेरिका, रूस और जापान से क्या है? कम है। इन फसलों की तुलना अगर मैं विदेशी क्षेत्र से करूं तो भारत का उत्पादन कम है इनकी तुलना में। ठीक है, तो इसमें भी मेंशन करेंगे। देखिए, भारत में अधिकतर चावल, गेहूं व तिलहन की फसल प्रति हेक्टेयर अमेरिका, जापान और इसके अलावा रूस, ठीक है, इन 3 देशों से अगर हम कंपेयर करें से क्या है? कम है उत्पादन। ठीक है, अगर मैं इसके उत्पादन की बात करूं, क्या बोल रहा हूं मैं? भारत में अधिकतर चावल, गेहूं, तिलहन की फसल प्रति हेक्टर अमेरिका, जापान व रूस से उत्पादन क्या है? कम है। यहां डाल लेंगे उत्पादन कम है। ठीक है, इससे यह भी पता चलता है कि यह भी हमारी कृषि की क्या है? कमी है, समस्या है। वो समस्या क्यों, वो हम बताएंगे आगे जाके आपको। देखिए, भू संसाधनों पर अधिक दबाव के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर की तुलना में भारत में उत्पादन, श्रम उत्पादन भी क्या होता है? कम होता है। ठीक है, क्योंकि हमारी जनसंख्या भी ज्यादा है, तो भू संसाधन, इसका मतलब भी समझ में आ गया होगा कि उत्पादन कम क्यों है, क्योंकि हमारे पास में भू संसाधन जो है उसके ऊपर दबाव ज्यादा है। ठीक है, अधिक दबाव है, उसका कारण जनसंख्या है। सीधी सी बात है, जनसंख्या की वजह से भू संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है, और उसी दबाव के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव है, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय
उत्पादन, ठीक है, या हम कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर की तुलना में, ऐसे लिख देंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर की तुलना में उत्पादन क्या है, कम है। ठीक है, भू संसाधनों पर अधिक दबाव है और जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर की तुलना में उत्पादन क्या है, कम है। ठीक है, और सुनिए, और भी मैं बताऊंगा आपको क्या कारण हो सकता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे उत्पादन की कमी, वो अगले बिंदुओं में और भी आएंगे। ठीक है, देखिए भारत के अंदर या भारत के कृषि वर्षा या वर्षा निर्भर जो शुष्क क्षेत्र होते हैं वहां पर कौन सा अनाज पैदा होता है, शुष्क क्षेत्रों में मोटा अनाज। ठीक है, मोटे अनाज और दाल जो तिलहन होती है उनका उत्पादन करते हैं, और इसी उत्पादन की वजह से मोटे अनाज का उत्पादन क्या होता है, कम होता है। बारीक अनाज जो होता है उसका उत्पादन क्या होता है, ज्यादा, जैसे कि उदाहरण के तौर पे चावल है, गेहूं है। ठीक है, कम क्षेत्र में भी ज्यादा उत्पादन हो जाता है, लेकिन मोटा अनाज जो होता है उसको बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर भी उत्पादन क्या होता है, कम। अब शुष्क क्षेत्रों की समस्या क्या है, वहां पे मोटा ही अनाज होता है और वो वर्षा निर्भर क्षेत्र है। तो भारत के वर्षा निर्भर शुष्क क्षेत्रों में अधिकतर मोटे अनाज और दालें तिलहन करते हैं, जो कि उत्पादन के स्तर को कम की ओर ले जाता है। ठीक है, इसको भी हम मेंशन कर लेते हैं। भारत में वर्षा निर्भर क्षेत्रों में कौन सा अनाज बताया मैंने, मोटे अनाज व तिलहन। ठीक है ना, मोटा अनाज और तिलहन, दाल जिसे हम कहते, दाल भी है, दालें का उत्पादन कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, ये हुई बात निम्न उत्पादकता की। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा बिंदु देखते हैं। तीसरा बिंदु कौन सा है, वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं एवं, ठीक है, वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं एवं ऋणग्रस्तता। ऋणग्रस्तता, ठीक है। अब ऋणग्रस्तता का मतलब क्या होता है, जैसे कि उधार, ठीक है, जो कि जिसे हम कहते हैं कर्ज, आगे वसन में। और वित्तीय संसाधनों की बाध्यता हम समझाएंगे। देखिए आधुनिक कृषि में लागत अधिक है और जितने भी जो सीमांत या हम कह सकते हैं जो छोटे किसान जो होते हैं, इनके लिए कृषि बचत जो होती है बहुत ही कम होती है, क्योंकि जमीन ही छोटी है उनकी। तो अब अपनी खेती तो करना बहुत चाहते हैं, लेकिन जब खेत ही छोटे हैं तो उत्पादन कैसे होगा। तो एक समस्या क्या उनके साथ में, आधुनिक कृषि में लागत अधिक, ये एक समस्या है। वह जितने भी छोटे किसान होते हैं, सीमांत या हम कह सकते हैं छोटे किसानों, ठीक है ना, इन छोटे किसानों के पास में कृषि के उत्पादन या हम कह सकते हैं कृषि बचत जो होती है बहुत ही कम। ठीक है, छोटे किसानों की कृषि बचत बहुत कम। उसका कम का कारण मैंने बताया, जमीन कम है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कृषि क्षेत्र में निवेश करना भी इनके लिए कठिन है। ठीक है, वह कृषि क्षेत्र में पैसा लगाना, निवेश का मतलब होता है पैसा लगाना भी कठिन होता है। अब ये सारी समस्याएं इनके सामने, लागत भी अधिक है, छोटे किसानों के लिए कृषि बचत करना भी बहुत मुश्किल है, कृषि क्षेत्र के अंदर पैसा लगाना भी बहुत कठिन है। तो वो क्या करेगा, वो मजबूरन विविध संस्थाओं के पास जाएगा, जितने भी महाजन होते हैं जो पैसा देते हैं, कर्ज देते हैं, उनके पास जाएगा, और उससे क्या होगा, वो कर्ज लेंगे, और फिर अगर अनियमित मानसून की वजह से अगर उनकी फसल खराब हो गई तो वो कर्ज के जाल में फंसते नजर आएंगे। तो ये भी कृषि की एक समस्या है। ठीक है, तो इसको हम पूरा कर लेते हैं। पैसा लगाना भी कठिन होता है, इसके लिए किसान वित्तीय
संस्थाओं व महाजनों से उधार लेते हैं। अगर फसल खराब हो गई तो वे कर्ज में फंस जाते हैं। ठीक है, ये आपकी कृषि की समस्या है। ठीक है, और जो कि वित्तीय संसाधनों, बाध्यता या ऋणग्रस्तता की सबसे भारी समस्या मानी जाती है। ठीक है, चौथा बिंदु देखते हैं। देखिए, चौथा बिंदु जो है वो है भूमि सुधारों की कमी। ठीक है, भूमि सुधारों की कमी मतलब जमीन के जो सुधार है वो कृषि क्षेत्र में बहुत कम होते हैं। वो कैसे? देखिए, भूमि के असमान वितरण के कारण भारतीय किसान लंबे समय से शोषित है। ये सबसे पहली समस्या है। ठीक है, भूमि के असमान वितरण के कारण किसान लंबे समय से क्या है? शोषित है। ये समस्या है। अब हमारे भारत के अंदर 3 तरह की भू राजस्व प्रणाली थी अंग्रेज शासन के दौरान। कौन से? मैं लिख देता हूं। अंग्रेज शासन के दौरान 3 राजस्व प्रणालियां थी जो कि किसानों के लिए शोषण का काम करती थी। पहला महलवाड़ी। ठीक है, पहला कौन सा था? महलवाड़ी। ठीक है, महलवाड़ी। दूसरा कौन सा था? रेयतवाड़ी। रेयतवाड़ी। और तीसरा कौन सा था? तीसरा था जमींदारी। ठीक है, जमींदारी। ये तीनों ही कृषि प्रणाली जो थी, राजस्व प्रणाली बोलते हैं, ये एक तरीके से किसानों का शोषण में एक अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि इसमें संशोधन तो कुछ था नहीं। ठीक है, जिसमें जमींदारी जो प्रथा थी, ये प्रथा, जमींदारी प्रथा किसानों के लिए सबसे ज्यादा अधिक शोषणकारी रही है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, जमींदारी प्रथा किसानों के लिए अधिक शोषणकारी रही। इसको आप अलग से पॉइंट डाल के भी लिख सकते हो। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद में भूमि सुधारों को प्राथमिकता दी गई, लेकिन सुधार कमजोर या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण ये एक तरीके से सफल कंडीशन नहीं मानी गई। ठीक है, ये कंडीशन कब? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। लिख दीजिए इसको भी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन प्रणालियों में सुधार किया, परंतु, ठीक है, परंतु क्या? एक तो इच्छा शक्ति कम, इच्छा शक्ति कम थी, और कह सकते हैं राजनीतिक कमजोर व्यवस्था हम कह सकते हैं। ठीक है, राजनीतिक जो स्थिति जो थी, राजनीतिक कमजोर व्यवस्था हम कह सकते हैं। इच्छा शक्ति कम है, सुधार कमजोर मान लीजिए। ठीक है, सुधार कमजोर स्थिति मान लीजिए, और इन्हीं स्थिति के कारण इच्छा शक्ति नहीं होना, राजनीतिक कमजोर व्यवस्था होना और सुधार कमजोर होना, इसकी वजह से ये स्कीम जो थी सरकार की वो क्या हो गई? फेल हो गई। राज्य सरकारों ने शक्तिशाली जो जमींदार थे उनके खिलाफ ठोस निर्णय लेने के अंदर जो टालम टोल किया है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, वही जमींदार थे, पैसे वाले थे, बिक जाते थे, हम कह सकते हैं। तो राज्य सरकारों की शक्तिशाली जमींदारों के आगे चलती नहीं थी। ठीक है, आज भी नहीं चलती, आज भी पैसे वाला होता जा रहा है। तो कठोर निर्णय लेने के अंदर टालम टोल स्थिति पैदा कर देते। इसको भी मैं लिख देता हूं ऊपर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखना जरूरी है। ठीक है, जिससे आपको ये पता चले कि राज्य सरकारें जो होती है किस तरीके से जो जमींदार लोग होते हैं उनके आगे नतमस्तक हो जाती है। ठीक है, इसको मैं लिखता हूं। ठीक है, क्या लिखेंगे इसके अंदर? इसके अंदर हम पॉइंट बनाते हैं क्या? राज्य सरकारों का
जमींदारों या हम कह सकते हैं शक्तिशाली लोगों के प्रति कठोर प्रावधान लागू करने में टालम टोल जैसी स्थिति होती है। अब जब इनके नियम ही अपने अनुसार बनने लग जाते हैं, जब शक्तिशाली लोग अपने अनुसार ही काम करते हैं तो सरकारों की चलती नहीं है, क्योंकि सरकार ही तो सह देती है लोगों को। इस वजह से आपके जो भूमि सुधार जो होती है उनमें कमी आने लगती है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पांचवा बिंदु देखते हैं। देखिए पांचवा बिंदु क्या कहता है। पांचवा बिंदु है छोटे खेत तथा विखंडित जोत। ठीक है, छोटे खेत तथा विखंडित जोत। देखिए छोटे खेत विखंडित जोत का मतलब समझिए। छोटे खेत मतलब ये कि जमीन का जो फैलाव है वो कम होना। विखंडित जोत का मतलब होता है एक किसान है, एक खेत यहां पर है, एक खेत 5 खेत छोड़ के है, तो ये विखंडित जोत हो गया और ये कृषि की बड़ी समस्या है। देखिए भारत के अंदर जो सीमांत छोटे किसान जो होते हैं उनकी संख्या क्या है, अधिक है। 60% से अधिक जो किसान हैं उनके पास में 1 हेक्टर भूमि है। 1 हेक्टर से भी छोटे भू जोत जिसे हम कहते हैं वही भूमि है। मतलब किसानों के पास में कम जमीन है। लगभग 40% किसानों के पास में 0.5 हेक्टर से भी कम भू जोत है। मतलब 60% से अधिक किसानों के पास 1 हेक्टर और 40% किसानों पर 0.5 हेक्टर से भी कम भूमि है। अब कुछ किसानों के भूजोत बिखरे हुए हैं, इसलिए राज्य में चकबंदी आवश्यक है। चकबंदी क्या होती है कि जो भाई होते हैं उनसे सलाह मुशरा करके, जैसे मान लीजिए एक भाई है, 2 भाई है और दोनों भाइयों के यहां पर भी खेत है, दोनों भाइयों के इधर भी खेत है। अब दोनों भाई इधर भी खेती करेंगे, इधर भी खेती करेंगे, तो चकबंदी में क्या होता है कि सलाह मुशरा करके और एक भाई को दोनों एक ही साइड 2 खेत दे दिए जाते हैं और एक भाई को एक साइड दोनों खेत दे दिए जाते हैं। तो दोनों के खेत क्या हो गए, बड़े हो गए। एक तो टुकड़ों में थे, एक भाई का खेत इधर, उसी भाई का खेत इधर, तो अलग अलग जगह होने की बजाय उनके खेतों को एक जगह सलाह मशवरा करके एक जगह कर देना, यही चकबंदी कहलाती है। ठीक है, जिससे कि जो कि और जो विखंडित जोत क्यों पैदा होते हैं, बंटवारे की वजह से। जब किसानों के बंटवारे होते हैं, भाई बंधुओं में जब बंटवारे होते हैं तो जमीन जो होती है वो इधर उधर बट जाती है, जिससे और उसके सुधार के लिए चकबंदी आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए भारत में छोटे व सीमांत किसानों की संख्या क्या है, अधिक है। इन किसानों में 60% किसानों के पास, ठीक है, कितना बताया मैंने आपको, 1 हेक्टेयर भू जोत उपस्थित है। वह 40% किसानों के पास 0.5 हेक्टेयर भूजोत उपस्थित है। अब यह भी समझा रहा है कि जमीन बहुत कम है, और जमीन कम है तो पैदावार कितनी होगी, बहुत कम पैदावार होगी। कुछ किसानों के जो खेत है, कुछ किसानों के पास भूमि क्या है, बिखरी हुई है। हम कह सकते हैं विखंडित, मतलब दूर दूर है। ठीक है, विखंडित है। ठीक है, इसलिए राज्यों में चकबंदी व्यवस्था लागू होनी चाहिए। ये खेत
भाइयों में बंटवारे के कारण विखंडित होते हैं। ठीक है, तो इनको विखंडित जोतों को चकबंदी व्यवस्था के माध्यम से इनको एक किया जाता है और तारबंदी कर दिया जाता है, और इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन ये भारत के अंदर किसानों की सबसे बड़ी समस्या उभरी है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु छठा 6 नंबर का पॉइंट है, क्या है? वाणिज्य। ठीक है, वाणिज्यकरण का अभाव। ठीक है, और हम कह सकते हैं वाणिज्यकरण का अभाव हम कहेंगे व्यापारीकरण से संबंधित। अधिकतर किसान जो होते हैं वो अपनी जरूरत के अनुसार फसल उगाते हैं। इन किसानों के पास में अधिक उत्पादन के लिए भू संसाधन उपलब्ध नहीं है। ये सब जानते हैं, छोटे किसानों के पास में भू संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जमीन से जमीन ही छोटी है उनके पास। तो अधिकतर किसानों के पास हम इस तरीके से मेंशन करते हैं, अधिकतर किसानों के पास अपने या अधिक भू संसाधन नहीं है, इसलिए वे अपने अनुसार फसल पैदा करते हैं। जब संसाधन मौजूद नहीं होंगे तो अपने अकॉर्डिंग ही वो फसल पैदा कर लेते हैं। इसलिए जो सिंचित क्षेत्र होते हैं उनके अंदर कृषि आधुनिकीकरण और वाणिज्यीकरण का अभाव पाया जाता है। ठीक है, इसलिए सिंचित क्षेत्रों में आधुनिकीकरण कृषि व वाणिज्यीकरण का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। परंतु हम ये नहीं कह सकते, परंतु अब इस क्षेत्र में विकास हो रहा है। अब हम नहीं कहेंगे, अब प्रेजेंट टाइम पे ये स्थिति क्या हो रही है? बदल रही है। ठीक है, 7वां बिंदु देखेंगे, अल्प बेरोजगारी। ठीक है, क्योंकि ये कृषि की जो समस्या है बहुत भारी समस्या है, ये एक व्यापक अल्प बेरोजगारी हम कह सकते हैं, व्यापक अल्प बेरोजगारी हम कहेंगे। क्यों? क्योंकि खेती तो कुछ समय के लिए होती है। भारतीय कृषि में बड़े पैमाने पर अल्प बेरोजगारी पाई जाती है, ये भारी समस्या है। ठीक है, यहां लिख देंगे अपन भारतीय कृषि में। ठीक है, हम कहेंगे भारतीय कृषि में बड़े पैमाने पर अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। अब वो क्या कारण है सुन लीजिए। वो कारण ये है क्योंकि यह बेरोजगारी 4 से 8 महीने तक ही रहती है। ठीक है, 4 से 8 महीने तक रहती है, क्योंकि फसल चक्र ही ऐसा होता है कि 3 महीने फसल पैदा करनी है, फिर बैठ जाना है, क्योंकि फिर बारिश का इंतजार करना है। ठीक है, यह बेरोजगारी 4 से 8 महीने तक रहती है। ठीक है, इसके अलावा और देखिए, फसल चक्र में वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता, ये पता है सबको। आप फसल चक्र में लगातार रोजगार प्राप्त नहीं होता, क्योंकि पता है गेहूं पैदा कर लिया फिर रुकना पड़ेगा। ठीक है, चावल पैदा कर लिया फिर रुकना पड़ेगा। इस तरीके से अलग अलग फसल का टाइम है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको श्रम करना होता है, क्योंकि कृषि कार्य लगातार गहन श्रम वाला भी नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से अल्प रोजगारी बेरोजगारी की समस्या भी कृषि के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 8वां बिंदु देखते हैं, जो कि आखिरी बिंदु अपना। देखिए क्या कहता है, कृषि योग्य जितनी भी भूमि है
उसका निम्नीकरण या भूमि का निम्नीकरण हम कहेंगे। निम्नीकरण का मतलब होता है कमी होना। और कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण होने का क्या कारण है? पहला कारण तो ये है, एक तो सिंचाई व्यवस्था व दोषपूर्ण कृषि पद्धति का उपयोग करना, ये सबसे बड़ा निम्नीकरण का कारण है। हम क्या करते हैं, सिंचाई करते जाते हैं तो उस जमीन के ऊपर नमक की मात्रा बढ़ती जाती है, जैसे कि आपके हरियाणा पंजाब में देखा गया है इस चीज को। तो ये एक दोषपूर्ण नीति है। और दोषपूर्ण कृषि पद्धति का भी उपयोग करना, ठीक है, कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियां जो है उसने भी ये समस्या पैदा की है। इसके अलावा मृदा की उर्वरकता कमजोर होना, ये भी भारी समस्या है। मृदा की उर्वरकता कमजोर होना, यह भी निम्नीकरण का कारण है कृषि योग्य भूमि का। भूमि में लवणता व क्षारीयता का बढ़ना, ठीक है, मृदा में लवणता व क्षारीयता का बढ़ना। और बढ़ना क्यों? क्योंकि हमने जो सिंचाई व्यवस्था की है वो गलत है। बार बार जब हम सिंचाई देते, पानी हमारे पास बहुत है तो हम बहुत पानी देते हैं, ठीक है, जैसे कि पंजाब हरियाणा में ये समस्या बहुत बड़ी, और उसी की वजह से जमीन के अंदर लवणता और क्षारीयता बढ़ गई, नमक बढ़ गया। मृदा में कीटनाशक का बहुत ज्यादा उपयोग करना, मृदा में कीटनाशक का अधिक उपयोग करना, यह भी हमारे निम्नीकरण का कारण है। परंतु भू निम्नीकरण को रोका जा सकता है बहु फसलीकरण करके, जैविक कृषि करके, पेड़ों की कटाई पर रोक लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है और जमीन के निम्नीकरण को रोका जा सकता है। लिख दीजिए इसको भी, परंतु भू निम्नीकरण को रोका जा सकता है। कैसे? पहला, बहु फसलीकरण, मतलब कई तरह की फसलें उगाना। दूसरा कौन सा बताया मैंने आपको? जैविक कृषि, जैविक कृषि करना। इसके अलावा पेड़ों की कटाई को रोककर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने भारतीय कृषि की ये समस्याएं भी है, ऐसी बात नहीं है, हम इन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर हम दोषपूर्ण नीतियां और कृषि से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करके इस दोष स्थिति को हम बदल सकते हैं और हमारे उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। सरकार इस पे काम कर रही है, समय समय पर किसानों को योजनाओं के बारे में, कृषि को कैसे उत्पादित की जाती है उसके बारे में बता रही है। ऐसे कई एप्लीकेशन भी है जिससे हम इस चीज को जान सकते हैं कि कृषि का उत्पादन किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।